डियर स्टूडेंट्स, अपने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे ना, तो उसके अंदर कुछ शब्द आएंगे जो आपको शायद तक जाने पहचाने से नहीं लगेंगे। तो इसलिए कुछ शब्द अपने पहले यहाँ पर लिख रहे हैं कि उदासीन परमाणु, या फिर ये जो मैंने 10 शब्द लिखे हैं, ज्यादातर आपको प्रॉब्लम इन 10 शब्दों में आएगी। तो वो शब्द आपको पहले समझा रहा हूँ कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो उदासीन परमाणु का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा लैंग्वेज ध्यान रखना कि उदासीन परमाणु ऐसा परमाणु होगा जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस में इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। क्योंकि अपने को पता है कि प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है, तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव का, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव का। ये चार्ज होते हैं, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन अगर किसी परमाणु के अंदर प्रेजेंट है तो मतलब वो परमाणु कौन सा है? उदासीन है। क्यों? क्योंकि प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब कट कर देंगे। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? कट कर देगा। और जो रिजल्ट निकल कर आएगा आवेश का, तो वो कितना निकल कर आएगा? शून्य निकल कर आएगा। और शून्य निकल कर आएगा तो इसका मतलब अपने कह सकते हैं शून्य का मतलब होता है उदासीन। उदासीन मतलब वो किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं दिखा रहा है, तो उदासीन है वो। अपने यही कह देना अगर तो इस काम के प्रति क्या है? उदासीन है। तो इसी प्रकार से अपने उस परमाणु को भी बोलते थे उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो मतलब वो परमाणु कौन सा है? उदासीन है। जैसे सिंपल अपने जितने भी परमाणु लिखते हैं, जैसे लिथियम लिख दिया अपनों ने, कोई भी चार्ज नहीं लगाया इसके ऊपर, या फिर एल्यूमिनियम लिख दिया, पोटेशियम लिख दिया, कैल्शियम लिख दिया, जो भी अपनों ने परमाणु लिखे हैं जिन पर अपनों ने चार्ज नहीं लगाए, वो सामान्यतः कौन से परमाणु होते हैं? उदासीन परमाणु होते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड आता है अपना धनात्मक आयन। धनात्मक आयन कौन से आयन होंगे? धनात्मक आयन का मतलब सिंपल सा होगा कि ऐसे आयन, ऐसे परमाणु जिन पर कौन सा चार्ज हो? पॉजिटिव का चार्ज। यानी वो क्या कर दिया? उन्होंने अपने में से इलेक्ट्रॉनों को निष्कासन कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक फर्स्ट प्रेरित आवर्त की जो फर्स्ट श्रेणी है, यानी फर्स्ट वर्ग है, कौन सा? क्षारीय धातु बोलते हैं जिसे, जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेरियम, सीजियम और लास्ट में फ्रांसीसियम। ये एलिमेंट्स होते हैं किस वर्ग के अंदर? फर्स्ट वर्ग के अंदर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेरियम, सीजियम और फ्रांसीसियम। इसको अपने नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? ये एक रेडियोएक्टिव तत्व होता है, इसको अपने रेडियोएक्टिव तत्वों को भौतिकी फिजिक्स में पढ़ा जाता है। इससे अपने फिजिक्स में पढ़ेंगे, ओनली अपने को ध्यान रखना ये तत्व। अब जब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास चेक, इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं तो इसके अंदर 1 होती है, इसके अंदर 3 होती है, इसके अंदर 11 होती है, इसके अंदर कितनी होती है? 8 और ऐड कर देते हैं, तो 11 में 8 और ऐड किया 19 होती है। फिर 18 ऐड कर दो 35, फिर कितने ऐड कर दो? 18, तो कितने निकल कर आएंगे? 35 और 18 कितने होते हैं? तो 53। और लास्ट में इसकी कितनी होती है? तो 85। ये इनका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। क्यों होता है? क्योंकि अपने को पता है कि पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 29। टोटल 7 आवर्त होते हैं। पहले आवर्त में 2 थे, 1 था, मैंने एक यानी हाइड्रोजन 1 नंबर पर स्टार्ट होता अपने को पता है। उसके बाद में 2 जोड़ दिए 3 आ गए, उसके बाद में 8 जोड़ दिए 11 आ गए, उसके बाद में 8 जोड़ दिए 19 आ गए, उसके बाद में 18 जोड़ दिए 35 आ गए, उसके बाद में 18 जोड़ दिए 53 आ गए, उसके बाद में 32 जोड़ दिए 85 आ गए। यही मैंने क्या किया? परमाणु क्रमांक निकालने का क्रम होता है। मेंडलेव ने दिया था, मोज़ले ने भी बताया था आवर्तों में कितने एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट अपने को पता है 1 नंबर पर, उसके बाद में 2, क्योंकि ये मैंने क्या करता गया, इनमें जोड़ता गया। 3 में 8 जोड़े 11, 11 में 8 जोड़े 29, 29 में 18 जोड़े 35, ऐसे क्रम चलता गया। ठीक है, अब अपने को पता है कि फर्स्ट वर्ग के अंदर इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास चेक करते हैं, तो अपने को पता है इलेक्ट्रॉन विन्यास का क्रम कैसे लिखते हैं? इनका 2 8 1 यही होगा। इसमें 2 8 8 1, इसमें कितने होगा? 2 8 8 18 और 1, क्योंकि अपने ने जिस हिसाब से भरे वैसे लिखना होगा। 2 8 8 18 18 और 1।
ये निकल गया है। अब अपने को एक वर्ड पता है कि परमाणु क्या करता है, अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है। 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, इसलिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कौन सा आयन बनाएगा, सोडियम आयन बनाएगा, मैंने लिख दिया। उसी प्रकार से पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, लास्ट वाला ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, इसका 8 वाला हो जाएगा। अष्टक पूरा करना है इसे। उसी प्रकार से रुबिडियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, लास्ट वाला जो ऑर्बिटल हो जाएगा वो अपने कह सकते हैं अष्टक के रूप में हो जाएगा। सीजियम भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है वो कौन सा आयन बनाएगा, धन आयन बनाएगा। और इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन, इलेक्ट्रॉन वो त्यागेंगे जिनके बाह्यतम कोश में क्या हो, 1 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हो, यानी जो धन विद्युतीय तत्व हो। और फर्स्ट वर्ग कौन सी धन विद्युतीय तत्व होते हैं, यहां पर मैं पहले धन विद्युतीय तत्व लिख देता हूं आपको कि धन विद्युतीय तत्व कौन कौन से होते हैं। तो धन विद्युतीय तत्व अभी अपनों ने देखा, लिथियम हो गया, उसी प्रकार से सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। फिर अपनी सेकंड वर्ग के तत्व आते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया। मैग्नीशियम के बाद में कौन सा आता है, तो कैल्शियम हो गया, स्टोनशियम हो गया, सॉरी, और लास्ट में बेरियम हो गया। उसके अलावा जिंक हो गया, कॉपर हो गया। ये सारे कौन से होते हैं, धन विद्युतीय तत्व होते हैं। यानी जो डीप लोग के तत्व आएंगे, ज्यादा डीप नहीं जाना अपने को, एक बार अपने को सिर्फ फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट्स ध्यान में रखने हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे लिख देते हैं, हाइड्रोजन और फ्रांसीसियम को छोड़कर। फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सेकंड वर्ग के तत्व होते हैं। पीरियोडिक टेबल खोलोगे ना, अपने आप पता चल जाए। अब ये तत्व हमेशा क्या करेंगे, अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉनों को त्यागेंगे। जैसे फर्स्ट वर्ग के ये जितने भी एलिमेंट्स लिखे हैं, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉनों का क्या करेंगे, निष्कासन करेंगे। अब आपने देखा था कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मतलब प्रोटॉन एक क्या हो गया, ज्यादा हो गया। प्रोटॉन जैसे ही एक ज्यादा हो गया, मैंने चार्ज कौन सा लगा दिया इन पर, पॉजिटिव का चार्ज। और ये ऐसे आयनों को अपने क्या बोलेंगे, धनात्मक आयन बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से ये सेकंड वर्ग के तत्व होते हैं। ये क्या करेंगे, सेकंड वर्ग के तत्व तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, Mg2+ निकालेगा। फिर कैल्शियम 2+, फिर ऐसा स्ट्रोंशियम 2+, उसके बाद में बेरियम 2+। अब ये जिंक होंगे, ये कभी इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, कभी ग्रहण कर लेंगे। तो इनके लिए सामान्य से 1 2 1 2 चलता रहता है इनके लिए। तो ये जितने भी अपने आयन देख रहे हैं, ये कौन से आयन है, धनात्मक आयन है। धनात्मक का मतलब इन पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव का। और पॉजिटिव का चार्ज किन पर आएगा, फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट्स ले लो या फिर सेकंड वर्ग के एलिमेंट्स ले लो। यानी आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग है, जिसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, कितने तत्व हैं, 7 तत्व हैं, उसमें से अपने को 5 ही रखने, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन को नहीं लेना और फ्रांसीसी को नहीं लेना। उसके बाद में मैग्नीशियम ध्यान में रखना है, सेकंड वर्ग का है। कैल्शियम भी सेकंड वर्ग का, स्ट्रोंशियम भी सेकंड वर्ग का, और बेरियम भी सेकंड वर्ग का। बेरियम को अपने लिए रखना, क्योंकि जितना छोटा होगा ना, उतनी उसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो इसलिए अपने जो बड़े बड़े हैं उनको लिख लिए। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, धनात्मक आयन बनाते हैं। ठीक है, ये धनात्मक आयन का प्रतीक होता है। ये मैंने क्यों बताया कि सोडियम प्लस चार्ज, इसलिए बताया आपको कि बाद में आपको कंफ्यूज होगा कि सर ये सोडियम पर एक ही चार्ज लगाया जबकि मैग्नीशियम पर 2 लगाया। तो सोडियम प्रथम वर्ग का है तो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मैग्नीशियम द्वितीय वर्ग का है तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम तीसरे वर्ग का आ जाता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, तो ये धनात्मक आयन कौन से, धनात्मक आयन मतलब धन विद्युतीय तत्व ही कौन से आयन बनाएंगे, धनात्मक आयन बनाएंगे। यहाँ पर मैंने धन विद्युतीय तत्व लिख देता हूँ, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उसके बाद में कौन से लिखना है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, बेरियम, उसके बाद में जिंक, कॉपर, और भी चलते रहते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम, ये बहुत सारे एलिमेंट चलते रहते हैं। आपको बस थोड़ी मेनली ज्ञान पता चल जाएगी कौन कौन से होते हैं। उसी प्रकार से ऋण विद्युतीय तत्व कौन कौन से होंगे? तो एक तो नाइट्रोजन होगा, एक ऑक्सीजन होगा, एक फ्लोरीन के सारे तत्व, फ्लोरीन वर्ग यानी हैलोजन वर्ग के, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। उसके पर ऑक्सीजन के नीचे कौन सा आता है? तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो सल्फर हो गया। ये सारे तत्व कौन से होंगे? ऋण विद्युतीय तत्व होंगे। अब एक चीज आती है आपके माइंड में कि इनको ऋण विद्युतीय तत्व क्यों कहते हैं? तो इनको ऋण विद्युतीय तत्व अपने इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इनका अपने इलेक्ट्रॉनीय विन्यास निकालते हैं, जैसे नाइट्रोजन का निकाला अपने तो 1s2 2s2 2p3, मतलब इनके अष्टक पूरा नहीं है। अष्टक में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना? क्योंकि नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है? 7 नंबर पर आता है, और 7 का इलेक्ट्रॉनीय विन्यास इस प्रकार से होता है। अब अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी अष्टक पूरा होगा। सॉरी, कितने चाहिए? 3 चाहिए, क्योंकि बी में कितने आ जाएंगे? 6 और 2 इसमें आ जाएंगे। यही क्या हो गया? इसका अष्टक पूरा हो गया। उसी प्रकार से फ्लोरीन ऑक्सीजन का चेक करते हैं, 1s2 2s2 2p4, इससे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसे भी कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी इसका क्या होगा? 6 होगा। फिर किसकी बात करते हैं? अपने फ्लोरीन की, तो 1s2 2s2 और 2p5। तो सबसे ज्यादा जो ऋण विद्युतीय तत्व होता है वो कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। अब आप कहोगे कि सर सबसे ज्यादा तो नाइट्रोजन होना चाहिए, क्योंकि इसका आकार क्या है? सॉरी, इसको 5 चाहिए, इसको 1 ही चाहिए। तो जिसको 1 चाहिए वो तो आसानी से क्या कर लेगा? हैंड टू हैंड ले लेगा। लेकिन जिसको 5 चाहिए उसको 5 लेने के लिए अपना नाभिकीय आकर्षण बल भी बनाए रखना होगा। तो इतना कुछ आकर्षण होता नहीं है इनमें, तो जितना ज्यादा इनमें क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी होगी, यानी 1 2 वाले क्या होंगे? ज्यादा प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होंगे। जैसे अपने नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन निकल कर आता है। क्यों? क्योंकि अपने आवर्त सारणी पढ़ते हैं तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन ऐसे आता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार क्या होता जाता है? कम होता जाता है। और सबसे ज्यादा आकार किसका कम है? फ्लोरीन का। और जितना छोटा आकार होगा नाभिक का आकर्षण भी उतना ही ज्यादा होगा, और नाभिक का आकर्षण उतना ज्यादा होगा तो मतलब वो उतना ही क्या होगा? प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होगा। तो इनमें क्या होता है कि इनमें जो नाभिक प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की प्रवृत्ति रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कैसा हो जाए? अष्टक पूर्ण हो जाए, यानी मेरे लास्ट वाला जो ऑर्बिटल है 2 2, ये लास्ट वाला संयोजकता कोष कहलाता है, 2 और 2। यानी हमेशा जब इलेक्ट्रॉनीय विन्यास करेंगे तो लास्ट में जो चेकआउट करेंगे, अपने चेक करेंगे तो एक जैसे मिल जाएंगे। तो मतलब जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जिसमें गया है वो कौन सा कोष होगा? संयोजकता कोष होगा। तो इसके अंदर 3 आ जाए तो ये 8 पूरे हो जाएंगे। तो पूरे करने के लिए क्या करेगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखेंगे तो कौन से तत्व कहलाएंगे? ऋण विद्युतीय तत्व कहलाएंगे। तो इसलिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन कौन से होते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। और ऋणायन का मतलब क्या होगा? इन पर चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, मैंने अभी बताया, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इसी प्रकार से सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये सारे क्या होंगे? ऋणात्मक आयन होंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव का। नेगेटिव का चार्ज हुआ तो इस पर चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव का चार्ज आ गया। और नेगेटिव चार्ज आने का कारण क्या था? क्योंकि इनको हमने देखा कि लास्ट वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे? तो नाइट्रोजन का चेक किया तो 3, तो इसने 3 ले लिए। ऑक्सीजन का चेक किया तो 2, तो इसने 2 ले लिए। फ्लोरीन का चेक किया तो इसमें 1। फ्लोरीन की फैमिली के सारे तत्व होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सभी को क्या चाहिए? 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर लिए? ग्रहण कर लिए। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण किए तो इनकी प्रवृत्ति कौन सी निकल के आ गई?
इनकी प्रवृत्ति निकल के आ गई, ऋण विद्युतीय तत्व की प्रवृत्ति निकल के आ गई और ये आयन बने। ये कौन से आयन बने? ऋणात्मक आयन बने। ठीक है, अब आता है कि अष्टक का नियम। अब आपको पता ही चल गया कि अष्टक का नियम क्या होता है। कोई भी तत्व देख लो, जैसे यहाँ पर मैंने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास भरेंगे तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s2। फिर दूसरे के अंदर क्या होता है अपने को पता है, एक तो होता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। ये इनके क्या चलते जाते हैं? कोष चलते जाते हैं। जैसे एक नंबर पर क्या है? ये पहला कोष। 2 नंबर पर जो है मतलब दूसरे कोष है, उनके क्या है? ये उपकोष है, जैसे s उपकोष और p उपकोष। दूसरा कोष चल रहा है, उसका s उपकोष हो गया और एक p उपकोष हो गया। ये दोनों मिलाकर किसका निर्माण कर लिया? एक कोष का निर्माण कर लिया। कौन से कोष का निर्माण किया? तो दूसरे कोष का निर्माण। ठीक है, तो अपने को पता है कि s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 और 6 कितने हो गए? 8। लिख दिया मैं। उसके बाद में तीसरा कोष स्टार्ट होगा। तीसरे कोष में अपने को पता है 3s और 3p ये होते हैं। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 8 ही होता है ना, सॉरी 12 होता है ना। 2 8 10 10 पर क्या आता है? नियोन आता है, 11 पर सोडियम, 12 पर मैग्नीशियम आता है ना। तो 2 8 2 मैंने लिख दी। अब ये मैंने कहा है कि अष्टक नियम। अष्टक नियम का मतलब ये लास्ट वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन करेगा? 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। 8 इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल देगा। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए या तो ये क्या कर सकता था? 6 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते या फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता। तो अपने इजी तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने में लगते हैं, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन अगर उसने ग्रहण कर लिए तो मतलब उसकी क्या हो जाएगी? नाभिक का आकर्षण इतना होना चाहिए जब जाके वो 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकेगा। और 6 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की इसकी इतनी हैसियत नहीं होती वैसे बताओ तो, क्यों? छोटा सा आकार है और धन विद्युतीय तत्व है मैग्नीशियम, और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बजाय देने की प्रवृत्ति रखता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये क्या हो गया? इसका अष्टक बोरोन हो गया। उसी प्रकार से अपने क्लोरीन चेक कर लेते हैं। क्लोरीन देखते हैं तो 2 8 7 यही आएगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास भरेंगे तो इसमें क्या हो जाएंगे? 2, इसमें 5। ये क्लोरीन का हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास भरेंगे। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर लेगा? या तो क्या कर सकता है इसका पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है या 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही करेगा। 7 देने के बजाय 1 लेना सही है, तो इसलिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। और 1 इलेक्ट्रॉन जैसे ही ग्रहण किया तो इस पर चार्ज नेगेटिव का आ गया और इसका जो अष्टक था वो कौन सा हो गया? 8 वाला हो गया। यही क्या कहलाता है? अष्टक नियम कहलाता है। कैल्शियम तक मैग्नीशियम तक आप अपने इलेक्ट्रॉन विन्यास चेक करोगे ना तो प्रत्येक तत्व ऐसे खेलता रहेगा एक दूसरे के साथ में। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल कर अपना अष्टक पूरा करेगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल कर करेगा, उसी प्रकार से एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल कर करेगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेकर करेगा। ये सारे क्या करेंगे? अष्टक पूरा करेंगे। इसी को क्या कहते हैं? अपने अष्टक नियम बोल देते हैं कि प्रत्येक परमाणु आवर्त सारणी के अंदर अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। इस नियम को हम क्या कहते हैं? अष्टक नियम कहते हैं। इसके लिए वो या तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो कौन सा आयन बनाता है? ऋणात्मक आयन बनाता है। या फिर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो कौन सा आयन बनाएगा? ऋणात्मक आयन बनाएगा। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता। अब विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होगा कि कोई 2 परमाणु हैं, जैसे अपने H और Cl। अब ये 2 कोई परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। कौन से बंध से? सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। अब इस सहसंयोजक बंध में क्या होगा? बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्या कहलाएगी? विद्युत ऋणात्मकता कहलाएगी। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन रखता है और क्लोरीन का अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कौन सा होता है? 2 8 7। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना क्लोरीन को, क्यों? क्योंकि वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? अपने विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। सहसंयोजक बंध में
सहसंयोजक बंध है। सहसंयोजक बंध क्यों हो गया? हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, साथ से क्या बनाया उन्होंने? एक सहसंयोजक बंध बनाया। इस सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को, जैसे ही बंध के इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गए यहाँ पर, अब कोई परमाणु का नाभिक इसे खींचने की कोशिश करेगा। कौन करेगा? जिसे अष्टक पूरा करना है। इसके पास तो बेचारे के पास एक इलेक्ट्रॉन है, कैसे अष्टक पूरा करेगा? ये हमेशा देने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इसी गुण को अपने क्या बोलते थे? विद्युत ऋणात्मकता बोल देते हैं। विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी? ऋण विद्युतीय तत्वों की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इनको ही चाहिए और इनको चाहिए, तो यही क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और कहां से आकर्षित करेंगे? तो सहसंयोजक बंध से आकर्षित करेंगे। सहसंयोजक बंध की जगह कोई भी बंध हो जाए, चाहे आयनिक बंध हो जाए, कोई भी बंध हो जाए, तो अपने को लैंग्वेज क्या लिखनी होगी? ऐसा कोई बंध जिसमें बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म दो, बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म को कोई परमाणु का नाभिक अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे अपने क्या बोल देते हैं? विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। सहसंयोजक बंध में एक परमाणु के नाभिक द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति, बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति कौन से बंध में? सहसंयोजक बंध में क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है। नाभिक आकर्षण, नाभिक आकर्षण विद्युत ऋणात्मकता से संबंधित है। नाभिक आकर्षण कैसे? अपने ने कोई परमाणु लिया, अपने को पता है कि ऑर्बिटल में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन रहते हैं, कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का क्या रहता है? हमेशा आकर्षण रहता है। बस ध्यान अपने को ध्यान रखना है कि नाभिक आकर्षण, नाभिक आकर्षण का मतलब कि नाभिक पर क्या रहता है? नाभिक का जो अपने कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं उन पर आकर्षण रहता है। अब उसे अपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो अपने को क्या कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। उस आकर्षण को तोड़कर ही निकाल सकते हैं, ऐसे नहीं निकाल सकते। जैसे ऐसे मान लो अपने घर में अपने माता पिता है, उनका बच्चों पर क्या रहता है? ध्यान रहता है। आपको बोल दिया जाए रात के 12 बजे कि चलो पार्टी करने चलते हैं, तो आप उस माता पिता के आकर्षण से, मतलब ध्यान से होकर ही निकलोगे, पूछ कर निकलोगे तो स्पष्ट मना है। चुपके से निकलोगे तो मतलब किसी न किसी प्रकार से आकर्षण से बचना होगा। यानी कहने का मतलब पूछ के निकलेंगे, नहीं पूछ के निकले, अगर पता चल गया नाभिक को, मतलब माता पिता को, तो अपने को पता है कि हाल क्या करेंगे? पूरा करेंगे। उसी प्रकार से समझ लो कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के क्या है? बेटे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर जाना होगा तो नाभिक से पूछना होगा, मतलब अपने इस आकर्षण को तोड़ना होगा। इस आकर्षण को तोड़ने के लिए उसे कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। आकर्षण का मतलब, नाभिक आकर्षण का मतलब नाभिक का इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण। फिर बाह्यतम कोश, बाह्यतम कोश का मतलब अपने को इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जैसे 2s2 2p 2s2 हो जाएगा 2p 6 फिर 3s1। जैसे ही अपना लास्ट ये कोई इलेक्ट्रॉन विन्यास दे दिया अपने को, और काश ये इलेक्ट्रॉन विन्यास किसका होता है? अपने को पता सोडियम का होता है। 2 2 6 10 और 11 पर सोडियम आता है। तो इसका बाह्यतम कोश कौन सा होगा? 3s1। क्यों? क्योंकि 3 स्टार्ट हो गया, 2 2 वाले तो भरेंगे, तो 2 2 वाले भरेंगे तो मतलब इसका बाह्यतम कोश कौन सा है? 3 वाला है। उसी प्रकार से अगर ये चलता रहे ऐसे 2 3s 3p 6 4s1, ये किसका आ जाएगा? ये पोटेशियम का आ जाएगा। तो इसका बाह्यतम कोश कौन सा होगा? 4s। मतलब इलेक्ट्रॉन विन्यास चेक करना है, लास्ट में कौन से कक्षक में इलेक्ट्रॉन गया है, उसके साथ में जो संख्या लिखी है वो उसका क्या हो जाएगा? बाह्यतम कोश हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में आते हैं आयनों का परिवर्तन। आयनों का परिवर्तन मतलब अपनों ने क्लोरीन आयन लिया। अब ये क्लोरीन आयन अपने को पता है कि इसका अष्टक क्या है? पूरा है। अब ये क्लोरीन क्या कर सकता है? क्लोरीन क्या कर सकता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन जो लिया है उसको क्या कर देगा? वापस निकाल देगा, मतलब त्याग देगा। अब ये क्लोरीन आयन का किसमें परिवर्तित हो गया? उदासीन परमाणु में। क्यों? क्योंकि उसने जो इलेक्ट्रॉन लिया है वो उसने क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया कि मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ले जाओ। और जो वापस आयन बना वो कौन सा है? सॉरी, जो ये बना ये क्या बन गया? वापस उदासीन परमाणु बन गया। कहां पर है? क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? समान है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा थी,
इसलिए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आया था। कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा थी? एक। उसी प्रकार से अपने और बोल सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन -3 थे, इसने क्या किए? नाइट्रोजन -2, एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला। मतलब आयन भी परिवर्तित हो रहा है ना, एक तो यानी तृतीयक ऋणात्मक आयन का, और ये द्वितीयक ऋणात्मक आयन है। आयनों का परिवर्तन इसे कहते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम ने मान लो सोडियम अपने पास क्या है? सोडियम धनात्मक आयन है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? उदासीन परमाणु में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आयनों का परिवर्तन होता है। आयनों का परिवर्तन का मतलब अपने को ऐसे ध्यान रखना है कि धनात्मक आयन का उदासीन परमाणु में बदलना मतलब इलेक्ट्रॉन लेना, धनात्मक आयन का उदासीन परमाणु में बदलना मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? वापस ले रहा है। और अपने कहते हैं कि ऋणात्मक आयन का उदासीन परमाणु में बदलना मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? निकाल रहा है। क्योंकि ऋणात्मक आयन या ऋणात्मक कब होगा? जब उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, और नेगेटिव चार्ज का मतलब उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन को निकाल कर ही वो किस में कन्वर्ट हो सकता है? उदासीन परमाणु में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये कुछ शब्द अपने को ध्यान रखने। उसी प्रकार से आपको बोलते तृतीयक ऋणात्मक आयन का द्वितीयक ऋणात्मक आयन में बदलना मतलब तृतीयक मतलब उसके पास में 3 ऋणात्मक, यानी जो नेगेटिव का चार्ज था वो कितना था? 3 था, वो द्वितीयक में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब एक वो क्या कर रहा है? निष्कासित कर रहा है, तभी द्वितीयक में कन्वर्ट होगा। तो एक उसने क्या कर दिया? निष्कासित कर दिया, और 2 उसमें क्या रहेंगे? इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और इसलिए इसे क्या बोल दिया उन्होंने? द्वितीयक ऋणात्मक आयन बोल दिया। -3 का मतलब कि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जैसे नाइट्रोजन का अपने सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास देखते हैं तो 1s2 ये आता है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा है क्योंकि उसको अष्टक पूरा हुआ है। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन जैसे ही अष्टक पूरा हो गया, मान लो इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया अपना, और जब परिवर्तित हुआ तो किस में परिवर्तित हो गया? द्वितीयक में परिवर्तित हो गया। तो ये परिवर्तन का भी चीज आएंगे। ये सारे शब्द अपने को ध्यान में रखने हैं, आगे अपने चैप्टर के अंदर बहुत यूज होगा इनका। ठीक है, तो यहाँ पर ही अपने अलविदा लेते हैं और कल अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।